इन्फॉर्मेशन क्या होती है? एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, कॉन्ट्रैक्ट और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज़ इन्फॉर्मेशन। पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी क्या होगी? कोई भी बॉडी, यानी बॉडी इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश हो, या अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हो, या पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई किसी लॉ से चलती हो, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लॉ से चलती हो, या नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट से बनाई गई, तो या तो गवर्नमेंट हो या फिर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बॉडी, वो भी पब्लिक अथॉरिटी में आएगी। देन व्हाट इज रिकॉर्ड? रिकॉर्ड इज डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, फाइल्स, माइक्रोफिल्म, इमेज, एनी मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय एनी डिवाइस इज रिकॉर्ड। राइट टू इन्फॉर्मेशन, अब राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या कहता है? एक तो देखो इंस्पेक्शन ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट्स, फिर नोट्स, टेकिंग सर्टिफाइड सैम्पल्स, ऑब्टेनिंग इन्फो इन एनी इलेक्ट्रॉनिक नोट। थर्ड पार्टी क्या होती है? पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग ए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स ए पब्लिक अथॉरिटी, कि पर्सन अदर देन सिटीजन मेकिंग ए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, सिटीजन के अलावा अगर कोई पर्सन जो रिक्वेस्ट मांग रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए, और पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकती है। कौन मांग सकता है? सेक्शन 3 में बताया गया है कि ऑल सिटीजन्स। पब्लिक अथॉरिटी के काम क्या है? सेक्शन 4 में बताया गया है कि देखिए, एक तो प्रोवाइड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक ऑन देयर ओन, सो मोटिव इन्फॉर्मेशन, तो दूसरा इन्फॉर्मेशन को सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करना, और तीसरा PIOs, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स, CPIOs और SPIOs सेंट्रल स्टेट में अपॉइंट करना ही पब्लिक अथॉरिटी का काम है। अच्छा, सेक्शन 8 में दिया गया है कि कई बार आप इन्फो को डिस्क्लोजर भी नहीं कर सकते हो। जैसे कौन कौन सी कंडीशन है? सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को अफेक्ट करे अगर इंडिया की तो, या कोई लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड हो बाय कोर्ट या फिर लॉ, या फिर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन नेशंस अंडर ट्रस्ट, या फिर प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट या ऐसे, लेकिन उसको इन्फ्रिंज कर रहा हो, या फिर कैबिनेट का कोई डॉक्यूमेंट है, या इन्फ्रिंजिंग कॉपीराइट हो, या कवर्ड अंडर ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, या फिर अफेक्टिंग ट्रेड कम्पिटिटिवनेस ऑफ बिजनेस एंटिटी, ये सब अगर हों तो सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी प्रोहिबिटेड, देन फॉरेन नेशन, देन प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, कैबिनेट का डॉक्यूमेंट, कॉपीराइट, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट और बिजनेस एंटिटी की कम्पिटिटिवनेस, ये RTI की बात है। नाउ नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो, व्हाट आर IPRs? राइट्स गिवन टू इंडिविजुअल्स ओवर क्रिएशन ऑफ माइंड्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज जनरेटेड बाय ह्यूमन माइंड जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन कमर्शियल वैल्यू होती है, दीज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नाउ वर्ल्ड में देखो, एक तो WTO का एग्रीमेंट है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, और एक UN की एक ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स मैंडेट करता है WTO मेंबर्स को IP राइट्स को बचाने के लिए। जैसे IP राइट्स कौन कौन से? जैसे कॉपीराइट हो गया, है ना, जो ऑथर को, परफॉर्मर को, प्रोड्यूसर को, या फिर ब्रॉडकास्टर को मिलता है, या फिर जोग्राफिकल इंडिकेटर हो गया, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया, IC लेआउट हो गया, पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, ये सबको। अच्छा, ये WIPO क्या है? नाउ दिस WIPO हैज सर्टन ट्रीटीज़ लाइक, जैसे PCT है, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, मैड्रिड सिस्टम है ट्रेडमार्क्स के लिए, लिस्बन सिस्टम है GI के लिए, हेग सिस्टम है इंडस्ट्री डिज़ाइन के लिए, और एक आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सेंटर भी है WIPO का। मतलब इंडिया में क्या क्या कॉपीराइट चलते थे? कि इंडिया में 8 तरह के कॉपीराइट चलते हैं। इंडिया की IPR की जो पॉलिसी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है इंडिया का, वो देखिए आप। सबसे पहले हम बात करते हैं पेटेंट की। देखो, चलते क्या क्या है? पेटेंट चलता है, कॉपीराइट चलता है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर चलता है, देन ट्रेडमार्क चलता है, ट्रेड सीक्रेट, प्लांट वैराइटीज़, डिज़ाइंस और सेमीकंडक्टर IC लेआउट और डिज़ाइन, ठीक है। सबसे पहले पेटेंट की बात करते हैं। देखिए, पेटेंट क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन, इन्वेंशन के लिए कुछ दिया जाता है, वो पेटेंट। इंडिया में प्रोडक्ट पे भी पेटेंट दिया जाता है और प्रोसेस पे भी दिया जाता है, 20 साल तक दिया जाता है। एक टर्म होती है एवरग्रीनिंग, जो इंडिया में अलाउड नहीं है, कि एक ही चीज़ को थोड़े से चेंज करके वापस से पेटेंट करा लेना। और एक कंपलसरी लाइसेंसिंग होती है कि बिना पेटेंट होल्डर की इजाज़त के भी पेटेंट यूज़ करने की जो पावर होती है वो कंपलसरी लाइसेंसिंग, जैसे ड्रग्स वगैरह केस में दिया जाता है। अच्छा, ये एक्ट कौन सा है? पेटेंट्स एक्ट 1970 का, ठीक है। पेटेंट्स एक्ट 1970 से चलता है और 2024 में रूल्स इसके बने हैं। देन कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या आता है? राइट्स दैट क्रिएटर्स हैव ओवर लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क, जैसे गाना, फिल्म, मूर्ति, एडवर्टाइजमेंट, बुक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब। ये पूरी लाइफ क्रिएटर की उनके साथ रहता है, प्लस 60 साल बाद भी डेथ के। और अगर क्रिएटर कॉपीराइट को उठा लेता है तो उसको कॉपी लेफ्ट बोल देते हैं, ठीक है। ये किससे चलता है? ये चलता है कॉपीराइट एक्ट 1957 से, ठीक है, रूल 2013 में। देन जोग्राफिकल इंडिकेटर, वही कि अगर कोई स्पेशल आइडेंटिफिकेशन जो किसी प्रोडक्ट को दिया है स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में, जिसमें कोई स्पेसिफिक क्वालिटी हो, जैसे एग्रीकल्चर का हो, नेचुरल हो, मैन्युफैक्चर्ड हो, हैंडीक्राफ्ट हो, फूड स्टॉक हो। इंडिया में 10 साल के लिए जाता है और रिन्यूअल फीस में 10 साल बढ़ा सकते हैं, जैसे उस्ता, बंदेज, कोफ्तागिरी रास्ता में मिले हुए हैं। देन ट्रेड GI का, GI ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 रूल 2002 में आए। देन ट्रेडमार्क, साइन या सिंबल हो जो कि यूनिक आइडेंटिटी किसी प्रोडक्ट को देते हो दूसरे से, ये भी 10 साल प्लस 10 साल के लिए हो सकता है, ठीक है। और ट्रेडमार्क एक्ट 1999 जिसके रूल 2017 में इससे आया है। देन ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट की बात करो
कोई स्ट्रेटजी या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड करती है कम्पिटिटिव एडवांटेज और कमर्शियल वैल्यू उसकी, ये तो जब तक आप बचा के रख सकते हो तब तक ट्रेड सीक्रेट आपके पास है। देन PPVFRA, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 में बना था, ये 6 से 10 साल के लिए प्लांट वेराइटीज़ का प्रोटेक्शन मिलता है। देन डिज़ाइंस एक्ट 2000 में बना था, 10 + 5 साल। और सेमीकंडक्टर IC लेआउट डिज़ाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन, ये 2000 में बना था, 10 साल के लिए मिलता है। इसके फ़ायदे हैं वही क्रिएटर के राइट को, इनोवेशन को प्रमोट करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, इकोनॉमिक वैल्यूएबल, लेकिन पायरेसी भी होती है, फिर पेटेंट फ्रेंडलीनेस, पब्लिक गुड किसको करें, एंटी कम्पिटिटिव भी होता है कई बार, डेटा एक्सक्लूसिविटी की भी बात आती है। चलो साइबर क्राइम क्या होता है? ऐसे क्राइम जहाँ पे कंप्यूटर या इंटरनेट को यूज़ किया जाता है एज ए टूल, ये स्टेट सब्जेक्ट है। वैसे कुछ एक तरीके के साइबर क्राइम्स हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे हैकिंग क्या है? ब्रीचिंग सिक्योरिटी एंड एसेसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉडलेंटली, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग क्या है? ऑनलाइन हरेसमेंट को बोलते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है? एक्सेस टू पर्सनल इन्फो एंड टार्निश इमेज। फिशिंग क्या है? ल्यूक्रेटिव मैसेज भेजना फॉर प्रॉफिट एंड लॉस और डेटा को स्टील करना। विशिंग क्या है? ये वाया कॉल अगर यही काम करते हो, फिशिंग वाला। बोटनेट्स क्या है? कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स हैं जो हैकर्स कंट्रोल करते हैं। और DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ऑनलाइन सर्विस का डिनायल करा देते हैं बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से, जो है ना ओवरवेलम कर देते हैं ट्रैफिक को। तो ये मल्टीपल सोर्सेज क्या है? ये बोटनेट्स को यूज़ करते हैं। मालवेयर क्या है? कोई सॉफ्टवेयर जो यूज़ किया गया है अनऑथराइज एक्सेस के लिए या हार्म करने के लिए, जैसे रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, वायरस, ट्रोजन। स्पूफिंग क्या है? किसी और के नाम पे आईडी बना लेना, प्रिटेंडिंग समवन एल्स। साइबर बुलिंग क्या है? इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट वाया ई-कॉमर्स या ई-कम्युनिकेशन से जो आप करते हो इंटिमिडेशन, उसको साइबर बुलिंग कहते हैं। डॉक्सिंग क्या है? किसी की सेंसिटिव या पर्सनल इन्फो को बिना उनकी इजाज़त के रिवील कर देना, रिवीलिंग सेंसिटिव या पर्सनल इन्फो विदाउट कंसेंट। रैनसमवेयर क्या टाइप ऑफ मालवेयर है? मेकिंग डेटा इनएक्सेसिबल एंड डिमांडिंग रैनसम। साइबर स्क्वैटिंग क्या है? स्क्वैटिंग ये किसी ट्रेडमार्क की गुडविल का यूज़ करके उसका डोमेन रजिस्टर करा के प्रॉफिट बनाना, साइबर स्क्वैटिंग है। फार्मिंग क्या है? बोगस वेबसाइट बना के उसका ट्रैफिक जो है वहाँ पे आप करके और उससे रिडायरेक्ट करके पैसा कमाना, फार्मिंग है। डिजिटल अरेस्ट, ये इंपर्सनेट करना लॉ ऑफिसर्स को। ऑपरेशन चक्र 5 CBI ने चलाया जिसमें कई सारे लोग पकड़े। इंडिया क्या कर रहा है? देखिए, एक तो I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है इंडिया ने बनाया, I4C मतलब साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, कंट्रोल नहीं कोऑर्डिनेशन। देन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया है, नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब, और एक साइट्रिन पोर्टल है, और सर्टिन बनाई हुई है 2004 में, ठीक है। साइट्रिन पोर्टल क्या है? ऑनलाइन कोर्सेज है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो ये साइबर क्राइम से इंडिया कर रहा है। IT एक्ट की बात करते हैं 2000 वाले की। देखो, इस बार जो IT एक्ट में पूछा था वो पूछा था प्राइवेट एरिया की, नेकेड और अंडरगारमेंट जैसे जेनाइटल्स, पब्लिक एरिया, बट्टक और फीमेल ब्रेस्ट को प्राइवेट एरिया बोलते हैं। तो अब इसके कुछ एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर है एनी डिवाइस which perform functions, logical, arithmetic या memory function by manipulation of impulse and includes all facilities, input, output, processing, storage, जो कि रिलेटेड हो कंप्यूटर से, ठीक है। कोई डिवाइस जो परफॉर्म कर रहा है फंक्शन लॉजिकल अरिथमेटिक वाले बाय मैनिपुलेशन ऑफ इम्पल्स और सारी फैसिलिटी हो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज की, उसको बोलते हैं कंप्यूटर। नेटवर्क क्या है? कनेक्शन ऑफ एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर थ्रू सेटेलाइट, वायर, कुछ भी हो सकता है, वो कंप्यूटर नेटवर्क है। साइबर कैफे क्या है? कोई फैसिलिटी जहाँ से एक्सेस मिलता है इंटरनेट का, है ना, कोई पर्सन पब्लिक को देता है, वो साइबर कैफे है। साइबर सिक्योरिटी क्या है? प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, साइबर सिक्योरिटी। डेटा क्या है? इन्फो, नॉलेज, फैक्ट एक्सेट्रा अरेंज इन स्पेसिफिक फॉर्मेट टू बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। डेटा है। डिजिटल साइन क्या? इलेक्ट्रॉनिक मैथड यूज बाय सब्सक्राइबर टू ऑथेंटिकेट एंड रिकॉर्ड। Subscriber, person in whose name the e-sign certificate is issued. Intermediary, any person who behalf of another person receives, stores, transmits that record or provides any service with respect to that record. Originator, person who sends, generates, stores, transmits an electronic message to any person but doesn't include intermediary. Addressee क्या है? who is intended by the originator to receive the e-record. Virus क्या है? any computer instruction info data जो डिस्ट्रॉय करे, अफेक्ट करे परफॉर्मेंस कंप्यूटर की। प्राइवेट एरिया हमने देख लिया। चिल्ड्रन बिलो 18 को IT एक्ट में माना गया है। सेक्शन 43 में कोई ऑफेंसेस है जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस हो, डेटा का थेफ्ट हो, वायरस का इंट्रोड्यूशन हो, डैमेज करते रिसोर्सेज को, डिनायल ऑफ एक्सेस हो, सर्विस टेम्परिंग हो। सेक्शन 66 में 3 साल की जेल या 5 लाख का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं इनके लिए। 66 में पनिशमेंट था सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज, फॉल्स इन्फो टू हार्म, एनॉय, 3 साल की जेल फाइन था। शेयर सिंगल केस 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कर दिया कि भाई आर्टिकल 19(1) का ये तो उल्लंघन है। 70 में इंडियन सर्ट इन बनाया गया है। सर्ट इन क्या है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम साइबर इंसिडेंट्स के लिए। GUI ने इसका है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट करना, अलर्ट और फोरकास्ट करना, इमरजेंसी एक्शन, कोऑर्डिनेशन, एडवाइजरीज, ये सब जारी करना। सर्ट इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की बात करते हैं। तो देखिए, एग्रीव्ड वुमन क्या है? एनी वुमन सब्जेक्टेड टू हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, चाहे वो एम्प्लॉयड हो चाहे नहीं हो, एग्रीव्ड वुमन है। डोमेस्टिक वर्कर क्या है? घर के मेंबर के अलावा कोई भी वुमन जिसे काम पे रखा गया हो किसी भी चीज़ में, कैश या काइंड में, टेम्प्रेरी, परमानेंट, पार्ट टाइम या फुल टाइम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो डोमेस्टिक वर्कर। एम्प्लॉय क्या है? पर्सन एम्प्लॉयड एट वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क।
ठीक है, वो रेगुलर भी हो सकता है, टेम्प्ररी, डेली वेज, एडॉक, प्रोबेशनर, ट्रेनिंग। एम्प्लॉयर क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हेड होगा, बाकी में पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट या कंट्रोल ऑफ वर्क प्लेस, जो मैनेजमेंट करता है या कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एम्प्लॉयर होगा। सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, अब ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात है, तो एनी एक्ट और बिहेवियर जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट हो या सेक्सुअल फेवर का मांगना हो या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हो या पोर्नोग्राफी दिखाना हो या वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर हो। वर्क प्लेस क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, हॉस्पिटल हो, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, ड्वेलिंग प्लेस या हाउस हो, प्लेस द वुमन इज विजिटिंग फॉर वर्क इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट बाय एम्प्लॉयर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाता है तो वो भी वर्क प्लेस में आएगा, ठीक है। या कोई जगह वुमन जा रही है काम से तो वो भी। नाउ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो इसमें क्या है कि नो वुमन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एंड ये फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस भी सेक्सुअल हरासमेंट है। जैसे अगर आप प्रॉमिस करते हो किसी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का या डेट्रीमेंटल थ्रेट देते हो, है ना, ट्रीटिंग इम्प्लिसिटी और इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली, किसी भी तरीके से अगर आप थ्रेट देते हो या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हो, या फिर थ्रेट अबाउट प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, वो थ्रेट देते हो तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट है। या फिर हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हो, ठीक है, ये सेक्शन 3 में दिए हुए, वो सेक्शन 2 में थे सेक्सुअल, ये है। और ह्यूमिलेटिंग बिहेवियर टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी, तो एक तो ह्यूमिलेटिंग बिहेवियर हो गया, हॉस्टाइल वर्क हो गया, थ्रेट हो गया प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात हो गई या डेट्रीमेंटल की बात हो गई, ठीक है। तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर ही आता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। नाउ एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी, आईसीसी, सेक्शन 4 में कहा गया है, जिसमें एम्प्लॉयर को ये बनानी होगी। इसमें क्या क्या होंगे, इसमें देखो, एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा जो कि सीनियर फीमेल एम्प्लॉय हो सकती है, 2 मेंबर होंगे जो कि फीमेल कॉज के लिए या सोशल वर्क से जुड़े हुए हों, एक एनजीओ से होगा, है ना, इसको रिम्यूनरेशन भी देना पड़ेगा, तो ऐसे करके ये 4 मेंबर हो गए इसमें, ठीक है। और 50% फीमेल हो, ध्यान रखना है, 3 साल का टेन्योर होगा या एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा। रिमूवल क्या होगा, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी इन्होंने वायलेट कर दी या कोई इंक्वायरी में है या खुद ही गिल्टी है या फिर कोई अब्यूज़ कर रहे पोजीशन को, तो इसमें रिमूव कर दो। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, लोकल कंप्लेंट कमेटी बनेगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल बनाएंगे जहाँ पे 10 से कम वर्कर हैं या फिर कंप्लेंट हो एम्प्लॉयर के खिलाफ ही, तो फिर ये लोकल कंप्लेंट कमेटी जो है ये देखती है इसको। इसमें 7 मेंबर, ये सेक्शन 7 में इसमें मेंबर है, चेयरपर्सन, फिर वही लोकल फीमेल जो सरकार में काम कर रही है, 2 एनजीओ से, एक एक्स ऑफिशियो होगा जो कि सोशल वेलफेयर या फिर फीमेल और चाइल्ड ऑफिसर होगी, ठीक है। तो कंप्लेंट प्रोसेस क्या है, एग्रीड फीमेल या फिर उसका लीगल हेयर या कोई पर्सन एज प्रिस्क्राइब 3 महीने के अंदर अंदर दे सकता है, ये देखो 3 महीने के अंदर अंदर, और कंसिलिएशन पॉसिबल है फीमेल की रिक्वेस्ट पे, लेकिन मॉनिटरी नहीं है सिर्फ। और एक्शन ड्यूरिंग इंक्वायरी, पोस्ट इंक्वायरी, देखो ड्यूरिंग इंक्वायरी रिकमेंडेशन हो सकती है, फीमेल का ट्रांसफ़र करो या फिर रेस्पोंडेंट का ट्रांसफ़र करो या फिर 3 मंथ की लीव दो फीमेल को। और इंक्वायरी के बाद फिर क्या होगा, रिपोर्ट देनी पड़ेगी 10 दिन में एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, और वो फिर 60 दिन में उस पर काम करें। तो 10 दिन में रिपोर्ट दोगे, 60 दिन में उसको काम करना पड़ेगा। अगर फॉल्स कंप्लेंट होगी तो कमेटी में रिकमेंड एक्शन अगेंस्ट फीमेल। फैक्टर्स इन कंपनसेशन, इमोशनल ट्रॉमा, पेन कितना हुआ, सफरिंग, डिस्ट्रेस, कैरियर इम्पैक्ट, मेडिकल एक्सपेंस, रिस्पोंडेंट की इनकम, इन सबको देख करके कंपनसेशन बनाया जाएगा। सेक्शन 16 में कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है और अपील भी की जा सकती है अगेंस्ट कमेटी रिकमेंडेशन इन 90 डेज टू कोर्ट या ट्रिब्यूनल। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेफ एनवायरनमेंट दो भाई, अवेयरनेस, डिस्प्ले, ट्रेनिंग, कमेटी सपोर्ट, अटेंडेंस और इन्फो टू कमेटी, लीगल असिस्टेंट, मॉनिटरिंग। नाउ ये तो थी वर्क प्लेस पे। अब डोमेस्टिक वायलेंस अगर बचाना है तो यहाँ पे देखिए अग्रीड पर्सन कौन है, एनी फीमेल हु हैज़ बीन इन डोमेस्टिक रिलेशन विद रिस्पोंडेंट आफ्टर बीइंग सब्जेक्ट टू वायलेंस, एलिज बीइंग सब्जेक्ट टू वायलेंस। कोई फीमेल जो कि डोमेस्टिक रिलेशन में रही है रिस्पोंडेंट के साथ और वायलेंस हुआ उसके साथ। बच्चा को ना, इसमें भी वही 18 साल से कम का, या अडॉप्टेड हो, स्टेप हो, फोस्टर चाइल्ड हो, कोई भी। डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है, मोर देन 1 पर्सन लिविंग या लिव्ड इन शेयर्ड हाउस होल्ड रिलेटेड बाय मैरिज, अडॉप्शन, फैमिली मेम्बर, ब्लड, लिव इन। मॉनिटरी लीव कंपनसेशन जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करे एग्रीड को पे बाय रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट क्या है, एडल्ट मेल जो डोमेस्टिक रिलेशन में एग्रीड के साथ रहा है। शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है, हाउस होल्ड जहाँ एग्रीड हैज़ लिव्ड इन डोमेस्टिक रिलेशन विद रिस्पोंडेंट आइदर सिंगली और विद हिम इंक्लूडिंग जॉइंट फैमिली होम्स। सेक्शन 3 डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड्स एक्ट ऑफ रेस्पोंडेंट, ठीक है, causing bodily harm to aggrieved includes physical abuse, sexual abuse, verbal, emotional and economic abuse, harassing her or person related to her for unlawful demand या dowry, और threatening the aggrieved या injuring या harming mentally और physically, ये सब domestic violence में आता है। तो बॉडीली हार्म अगर आप करते हो, फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल, इकोनॉमिक अब्यूज़, हैरेस करते हो उसको या उससे रिलेटेड किसी पर्सन को किसी डिमांड के लिए, डाउरी के लिए, या एग्री को आप डराते हो, थ्रेटन करते हो या इंजर या हार्म करते हो उसको फिजिकली। अब फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, इकोनॉमिक। देखो फिजिकल अब्यूज़ क्या है, कॉजिंग हार्म और डेंजर टू लाइफ,
हेल्थ बाय असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। सेक्शुअल अब्यूज इस बार पूछा था कि ह्यूमिलेट, डिग्रेड, वॉयलेट डिग्निटी ऑफ फीमेल, किसी भी सेक्शुअल कंडक्ट से। वर्बल और इमोशनल क्या होता है, मेल चाइल्ड ना होने के लिए आप उसको ह्यूमिलेट करो या फिर इंसल्ट करो, नेम कॉलिंग करो, या थ्रेट टू कॉज फिजिकल हार्म। थ्रेट ये वर्बल हो गया, थ्रेट टू कॉज फिजिकल हार्म, ठीक है। और इंसल्ट करो, ह्यूमिलेट करो, नेम कॉलिंग करो, ये सब वर्बल और इमोशनल में। इकोनॉमिक अब्यूज़ क्या है, डिप्राइव कर दो उसको किसी इकोनॉमिक रिसोर्स के लिए जिसकी वो इंटाइटल्ड है, या फिर उन एसेट्स का डिस्पोजल कर दो जिसमें उसका हिस्सा है, या फिर रिस्ट्रिक्शन टू एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज जैसे कि मनी या बेसिक नीड्स के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दो उसको, ठीक है। तो ये सब इकोनॉमिक अब्यूज़ है। डाउरी क्या है, कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल जो गिवन और एग्रीड टू बी गिवन डायरेक्टली एंड डायरेक्टली बाय वन पार्टी या आइदर पेरेंट या एनी अदर पर्सन टू अनदर पार्टी या पर्सन, उसे बोलते हैं हम डायरी। कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल। प्रोटेक्शन ऑफिसर और गवर्नमेंट की अलग अलग ड्यूटीज है। देखो प्रोटेक्शन ऑफिसर है मजिस्ट्रेट को असिस्ट करना, डोमेस्टिक इंसिडेंट को रिपोर्ट करना, लीगल एड अरेंज करना, सेफ शेल्टर देना, मेडिकल देना, मॉनिटरी रिलीफ ऑर्डर। पब्लिक अवेयरनेस, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन, सर्विस प्रोटोकॉल सरकार की जिम्मेदारी है। मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन कौन दे सकता है, एग्रीड दे सकता है, या प्रोटेक्शन ऑफिसर, या फिर कोई उनके बिहाफ पर। पहली हियरिंग 3 दिन में होगी, 60 दिन में रिजॉल्व करना पड़ेगा। रेमेडीज़ क्या अवेलेबल है फीमेल के लिए, एक तो राइट टू रिजाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड, और दूसरा शेल नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम शेयर्ड हाउस होल्ड बाय रिस्पोंडेंट, ठीक है। चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर की बात करते हैं। आर्टिकल 24 में प्रोहिबिटेड है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो इसमें एडोलसेंट क्या है, एडोलसेंट इसमें कही गई है 14 से ऊपर वाला और 18 से कम वाला। बच्चा क्या है, बच्चा इसमें 14 से कम वाले को कहा गया है। अब ये थोड़ा सा है कि बाकियों में बच्चा था 18 से कम, एडोलसेंट लेबर में 14 से कम वाला है, या स्पेसिफाइड इन RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन, जो भी ज़्यादा होगी उसको माना जाएगा, ठीक है। और एडोलसेंट किसको माना गया है, 14 से 18 वाले को एडोलसेंट माना गया है, ठीक है। डे 24 घंटे के पीरियड को जो मिडनाइट से शुरू हो, वीक 7 दिन के पीरियड को मिडनाइट ऑफ सैटरडे से शुरू हो, और या फिर इंस्पेक्टर जो भी अप्रूव करे। एस्टैब्लिशमेंट क्या होगा, कोई भी शॉप, वर्कशॉप, फार्म, होटल, रेस्टोरेंट, थिएटर, कमर्शियल प्लेस। फैमिली क्या होगी, इंडिविजुअल, वाइफ या हस्बैंड, उनके बच्चे, भाई या बहन ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू ऑक्यूपायर, ठीक है। ऑक्यूपायर क्या होगा, पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर अफेयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। और ऑक्यूपायर क्या, कोई भी मतलब मान लो उसको वो खुद है, या फिर उसकी वाइफ है, या उसका हस्बैंड है, उनके बच्चे, भाई बहन, ये सब। प्रोहिबिशन इन एनी ऑक्यूपेशन बट नॉट इन। अब किस में देखो, सेक्शन 3 में दिया गया है कि एक तो नॉन हजार्डियस अगर स्कूल और उसके बाद फैमिली एंटरप्राइज में काम करा तो, या फिर आर्टिस्ट हो कोई एंटरटेनमेंट एक्सेप्ट सर्कस, है ना, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, या एक्सेप्ट सर्कस। तो इस पर बस स्कूल एजुकेशन अफेक्ट ना हो उनकी, तो ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पॉस्को की। देखो पॉस्को में भी चाइल्ड जो है ना वो 18 साल से कम वाले को कहा गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या गया है, विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग चाइल्ड, फोटो, वीडियो, इमेज, ये सब, ठीक है। विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग चाइल्ड, फोटो, वीडियो, इमेज। शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है, जहाँ पे पर्सन चार्ज विद द ऑफेंस लिव्स या लिव्ड, ठीक है। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप और इसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसमें ही पेनिट्रेट्स, कोई भी पर्सन पेनिट्रेट करता है, उसका पेनिस किसी ऑब्जेक्ट को या पार्ट ऑफ बॉडी को या एनी पार्ट ऑफ चाइल्ड्स बॉडी या माउथ को, टू माउथ या फिर किसी प्राइवेट पार्ट ऑफ चाइल्ड, वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस में, विद हिम और एनी अदर पर्सन मेक्स द चाइल्ड टू डू, ठीक है। तो वो पेनिट्रेट करे उसके पेनिस को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्ट ऑफ बॉडी को या चाइल्ड की पार्ट को या माउथ को, कहाँ पे, किसी माउथ में या प्राइवेट पार्ट ऑफ चाइल्ड में, वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस में, विद हिम खुद के साथ या किसी और पर्सन के साथ, या बच्चे को करने के लिए बोले, वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है। एग्रावेटेड क्या होता है, अगर क्राइम किसी स्पेसिफिक पर्सन ने किया स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, इफ क्राइम इज कमिटेड बाय स्पेसिफिक पर्सन इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, स्पेसिफाइड पर्सन जैसे पुलिस, आर्म फोर्स, पब्लिक सर्वेंट, स्टाफ और जेल, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस। स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस गैंग में, या प्रेग्नेंट कर दिया, रिपीटेडली किया है, 12 साल से कम की एज है, वो भी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है, या प्रेगनेंसी का पता है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्रिमिनल राइट्स में, कॉजिंग डेथ या सीरियस इंजरी या यूज़ ऑफ डेडली वेपन्स, ठीक है। ये है तो रिगरस 20 साल से उम्र कैद या 10 साल से उम्र कैद प्लस फाइन, और अगर 16 साल से कम का बच्चा है तो 20 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। नाउ सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, ये तो पेनिट्रेटिव था, यहाँ होता है कि विद सेक्सुअल इंटेंट टच करवाना
खुद टच करना या मेक द चाइल्ड टू टच प्राइवेट पार्ट्स, वेजाइना, पेनिस, एनस, ब्रेस्ट। और विद सेक्सुअल इंसर्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट अगर हो विदाउट पेनिट्रेशन वो सेक्सुअल इसमें आता है, असॉल्ट में वो पेनिट्रेटिव, और ये सेक्सुअल असॉल्ट, इसमें 3 से 5 साल की सज़ा है और फाइन है। एग्रावेटेड में वही स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में करे, उसमें 5 से 7 साल की जेल है। सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 11 में 3 साल प्लस फाइन। इसमें क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, सेक्सुअल इंटेंट के साथ से एनीथिंग, कोई गेस्चर करना, मेक गेस्चर, शो एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी पार्ट, शो एनी पोर्नोग्राफिक कंटेंट। यहाँ टच नहीं कर रहा है, यहाँ देखो आप, या तो उसने बोला है से एनीथिंग, दिस इज सेक्सुअल हरासमेंट, दिस इज नॉट असॉल्ट। असॉल्ट इज टच, पेनिट्रेटिव, पेनिट्रेशन। हरासमेंट क्या है, से एनीथिंग, मेक गेस्चर, शो एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी पार्ट, शो एनी पोर्नोग्राफिक कंटेंट, कॉन्स्टेंटली फॉलोज चाइल्ड फिजिकली या डिजिटली, या थ्रेटन्स टू यूज एनी इलिसिट मीडिया ऑफ चाइल्ड। तो ये 5-6 चीज़ें सेक्सुअल हरासमेंट में आती हैं चाइल्ड के पॉस्को में। Now use of child for pornography, using child in any form of media for sexual gratification, representing his sexual organs, child engaged in sexual act या obscene representation of child। ठीक है, तो उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को दिखाना या एंगेज सेक्सुअल एक्ट में करवाना या ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन करना चाइल्ड का, ये चाइल्ड को पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ करना है। पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, तो अगर आप स्टोर करते हो या पजेस करते हो किसी चाइल्ड पोर्न को और रिपोर्ट नहीं करते अथॉरिटी को तो 5,000 रुपये, दूसरी बार में 10,000। अगर आप स्टोर पजेस करते हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो 3 साल की जेल है फिर, और फाइन, या दोनों। और अगर कमर्शियल यूज़ के लिए करते हो तो 3 से 5 साल की जेल है और फाइन, या दोनों। फॉल्स कंप्लेंट में 6 महीने की जेल और फाइन भी हो सकती है। रिकॉर्डिंग चाइल्ड स्टेटमेंट रेजिडेंस पे करोगे, फीमेल पुलिस SI से कम नीचे की नहीं होनी चाहिए, सिविल ड्रेस में हो, अक्यूज के कॉन्टैक्ट में ना आए बच्चा, चाइल्ड की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है, और नो नाइट एट स्टेशन चाइल्ड को गुजारनी पड़े। मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या करोगे, देखो बच्चे इसमें कौन कहेंगे, अब इसमें जो चाइल्ड नहीं, इसमें चिल्ड्रन है, और चिल्ड्रन कौन कौन है, सन है, डॉटर है, ग्रैंडसन है, ग्रैंडडेटर है। सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंडडेटर एक्सक्लूडिंग माइनर। ठीक है, मेंटेनेंस क्या है, फूड, क्लोथिंग, रेजिस्टेंस, रोटी, कपड़ा, मकान, और मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, ये मेंटेनेंस है। वेलफेयर क्या है, प्रोविजन ऑफ फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर, अदर एमिनिटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन। फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर, अदर एमिनिटीज़, ये वेलफेयर है। मेंटेनेंस से ऊपर की चीज़ें वेलफेयर थोड़ी सी, रिक्रिएशन सेंटर और अदर एमिनिटीज़ भी आ गई इसमें। पेरेंट फादर या मदर होंगे, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, अडॉप्टिव हो सकते हैं, स्टेप भी हो सकते हैं। रिलेटिव क्या होंगे, लीगल हेयर ऑफ चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन, लीगल हेयर ऑफ चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन जो कि माइनर ना हो, नॉट ए माइनर, एंड पॉजेस और वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। पॉजेस करते हैं प्रॉपर्टी को, या और वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। सीनियर सिटीजन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया अबव 60 ईयर। एंटाइटल कौन है, पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट हु कांट मेंटेन सेल्स बाय ओन, पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, या चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन्स अगेंस्ट रिलेटिव्स। ठीक है, एप्लीकेशन कौन दे सकता है, तो सीनियर सिटीजन या अदर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑथराइज कर दे वो, या सीओ मोटो भी ले सकता है ट्रिब्यूनल। मैक्सिमम अलाउंस 10,000 तक का है। ठीक है, चलो राजस्थान टेनेंसी एक्ट, देखिए ये to consolidate and amend laws relating to tenancy of agricultural land and for land reforms। एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक। एग्रीकल्चर क्या है, इंक्लूड हॉर्टिकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरिस्ट ये क्या है, पर्सन हु हिमसेल्फ या फिर बाय सर्वेंट या फिर बाय टेनेंट्स अर्न हिज लाइवलीहुड होली या प्रिंसिपली बाय एग्रीकल्चर। तो प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर हो या पूरी तरह से एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चरिस्ट कहलाता है। बिस्वेदार क्या है, पर्सन हु इज रिकॉर्डेड एज बिस्वेदार इन एनी पार्ट ऑफ स्टेट या एज ओनर इन रिकॉर्ड ऑफ राइट इंक्लूडिंग खातेदार इन अजमेर रीजन, इसको बिस्वेदार बोलते हैं। क्रॉप्स क्या होती है, शब, बुशेस, प्लांट्स, क्लाइंबर्स। इसमें फॉडर और नेचुरल प्रोड्यूस ये क्रॉप्स में नहीं आते, फॉडर क्रॉप्स में नहीं आती। स्टेट क्या होता है, लैंड या इंटरेस्ट इन लैंड, लैंड या इंटरेस्ट इन लैंड हेल्ड बाय जागीरदार, बिस्वेदार, जमींदार या लैंड ओनर। जागीरदार, बिस्वेदार, जमींदार या लैंड ओनर। इजारा या ठेका क्या होता है, फार्म या लीज ग्रांटेड फॉर कलेक्शन ऑफ रेंट। इजारा या ठेके पे देना, इजारे पे देना, कि फार्म या लीज ग्रांटेड फॉर कलेक्शन ऑफ रेंट। खुद कास्ट क्या होता है, लैंड को बोलते हैं खुद कास्ट, इन एनी पार्ट ऑफ स्टेट कल्टिवेटेड पर्सनली बाय द होल्डर। लैंड इन एनी पार्ट ऑफ स्टेट कल्टिवेटेड पर्सनली बाय होल्डर, खुद कास्ट कर रहे हैं। लैंड क्या है, लैंड किसी भी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हो, ग्रोव लैंड हो, पास्टरेज हो, इरिगेशन के लिए, एक्सेप्ट आबादी लैंड इसमें लैंड मानी गई है टेनेंसी एक्ट में। लैंड कल्टिवेटेड पर्सनली, ये खुद की लेबर से हो सकती है, फैमिली की लेबर से हो सकती है, या अंडर सुपरविजन बाय लेबरर्स।
है ना। शेयर क्रॉपिंग वाला मैं पर्सनली नहीं मानेगा। लैंडलेस पर्सन किसका माना जाएगा, जो एग्रीकल्चरिस्ट है प्रोफेशन से, कल्टिवेटिंग लैंड पर्सनली पर डजंट होल्ड एनी लोड हिमसेल्फ या फिर फैमिली मेम्बर, वो खुद कोई लैंड होल्ड नहीं करता या उसकी फैमिली मेम्बर के पास नहीं है। ऑक्यूपाइड लैंड क्या है, लैंड ऑक्यूपाइड बाय टेनेंट, लैंड इन ऑक्यूपेशन ऑफ ए टेनेंट, टेनेंट लैंड ऑक्यूपाई करता है, वो ऑक्यूपाइड लैंड है। पास्चर लैंड क्या है, लैंड यूज्ड इन ग्रेजिंग ऑफ विलेज कैटल्स और रिकॉर्डेड इन सेटलमेंट रिकॉर्ड्स एट सच, है ना, जो कि ग्रेजिंग में यूज होती है, वो है पास्चर लैंड। सायर क्या होता है, इंक्लूड वॉट एवर पेड बाय लाइसेंसी, सायर क्या है, पेड बाय लाइसेंसी ऑन अकाउंट ऑफ राइट टू गैदर प्रोड्यूस फ्रॉम अनऑक्यूपाइड लैंड। तो जो अनऑक्यूपाइड लैंड है, अब ऑक्यूपाइड लैंड टेनेंट के पास है, अनऑक्यूपाइड लैंड किसी के पास नहीं है, तो वहाँ से जो भी लाइसेंस, अब किसी को लाइसेंस दे दिया कुछ जो है प्रोड्यूस इकट्ठा करने के लिए, जैसे घास, लकड़ी, ईंधन, गम, बोन्स वगैरह ये सब, उसके लिए जो वो फीस देता है उसे बोलते हैं सायर। सब टेनेंट क्या, हु होल्ड्स लैंड फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट क्या, आसामी पर्सन हु पेज रेंट ऑन ए लैंड बेस्ड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट, तो जो भी लैंड पे एक पैसा देता है बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्यों कौन हो सकते हैं, को टेनेंट हो सकता है, ग्रोव होल्डर, विलेज सर्वेंट या सब टेनेंट, ये सब हो सकते हैं। ट्रेसपासर क्या हो जाएगा, ट्रेसपासर शुड बी शुड बोलते हैं हम, तो पर्सन हु विदाउट अथॉरिटी प्रिवेंट्स अनदर पर्सन फ्रॉम ऑक्यूपाइंग लैंड ड्यूली लेट आउट टू हिम पोजेस लैंड विदाउट अथॉरिटी, कि पर्सन जो जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है और वो भी जिस व्यक्ति को लैंड अलॉट हुई है उसको वो घुसने नहीं दे रहा है ना, वो ट्रेसपासर। नलवट, नलवट क्या होता है, ये पेमेंट है नलवट भी, है ना, जैसे कि सायर एक पेमेंट था, लाइसेंसी देता था प्रोड्यूस के लिए, नलवर भी पेमेंट है, ये कैश या काइंड में दे देता है, इरिगेशन का वेल को यूज़ करने के लिए जो देता है बंदा। टेनेंट्स की क्लासेस देखो, खातेदार, खुदकश, गैर खातेदार और मालिक से जमींदार। देखो खातेदार टेनेंट्स कौन होते हैं, एवरी पर्सन हु एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इज़ ए टेनेंट ऑफ लैंड, जो भी टेनेंट है लैंड का वो खातेदार टेनेंट हो गया, अदर देन टेनेंट ऑफ खुदकश या सब टेनेंट, खुदकश है सब टेनेंट है तो नहीं, या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ, या तो कमेंसमेंट पे वो खातेदार है, रजिस्टर्ड है ना, टेनेंट ऑफ लैंड है, या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट इज़ एडमिटेड एज टेनेंट, या इस एक्ट के कमेंस होने के बाद उसको एडमिट किया गया टेनेंट में, ये खातेदार है। लेकिन नो खातेदारी राइट्स इन लैंड ऑफ गंग कैनाल, भाखड़ा, चंबल और जवाई प्रोजेक्ट एरिया, या जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे, तो जो गंग कैनाल जारी ना वो, और एक भाखड़ा नांगल, एक चंबल और एक जवाई, इनमें खातेदारी राइट्स पहली बात तो नहीं दिए जाएंगे। दूसरा, अदर लैंड्स जहाँ पे खातेदारी राइट्स नहीं दिए जाएंगे, जैसे पास्चर लैंड, चरागाह भूमि, रिवर बैंड की लैंड में, या वाटर कवर्ड लैंड जैसे सिंघाड़े की खेती के लिए होती है, वहाँ पे भी खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। पब्लिक यूटिलिटी की कोई लैंड है, मिलिट्री कैंटोनमेंट की, रेलवे की, गवर्नमेंट फॉरेस्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, म्यूनसिपल ट्रंचिंग ग्राउंड, गवर्नमेंट फार्म, गवर्नमेंट गार्डन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, यहाँ पे खातेदारी राइट्स नहीं दिए जाएंगे। खुदकश टेनेंट कौन है, ये तो खातेदार टेनेंट हो गया। खुदकश टेनेंट, एवरी पर्सन हु एट कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट या देर आफ्टर खुदकश्त हैज़ बिन गिवन लॉफुली, जो इसको खुदकश्त दिया गया है लॉफुली, खुदकश्त मतलब खुद जो है वो खेती करने वाला। गैर खातेदार कौन है, एवरी टेनेंट अदर देन खातेदार टेनेंट या टेनेंट ऑफ खुदकश्त या सब टेनेंट। मालिक या जमींदार या बिस्वेदार, मालिक कौन होते हैं, जमींदार या बिस्वेदार हुज स्टेट इज़ वेस्टेड इन स्टेट गवर्नमेंट, जिसकी जो संपत्ति है वो वेस्टेड है सरकार में, अंडर जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1959, ठीक है। प्राइमरी राइट टेनेंट के क्या हैं, देखो एक तो रेजिडेंशियल हाउस बना सकता है, राइट टू रिटर्न लीज, है ना, रिटर्न लीज का राइट है, और अटेस्टेशन ऑफ लीज अटेस्ट, प्रोहिबिशन ऑफ प्रीमियम या फोर्स लेबर या प्रीमियम नहीं देना उसको, प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट अदर देन रेंट, रेंट ही देगा उसके अलावा कोई पेमेंट नहीं। राइट टू यूज़ ऑफ मटेरियल इन लैंड, है ना, इन लैंड एरिया, तो लैंड एरिया में मटेरियल जो भी है वो यूज़ कर सकता है टेनेंट। और एक्विजिशन ऑफ राइट टू नलवट का भी राइट जो है वो एक्वायर कर सकता है ये। तो घर बनाना, रिटर्न लीज़ का, अटेस्ट करवानी लीज़ को, फोर्स लेबर नहीं देना या प्रीमियम नहीं देना, पेमेंट कोई रेंट के अलावा कुछ पेमेंट नहीं देना, और मटेरियल यूज़ करना। देन ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट, या तो रेंट नहीं दे पा रहा, या टेनेंसी के टर्म्स को ब्रीच कर रहा है, या अनलॉफुल यूज़ कर रहा है, या कल्टिवेटिंग लैंड नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू हिम, तो जो लीगली नहीं दी है, देखो रेंट ही नहीं दे रहा, टर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा, अनलॉफुल यूज़ कर रहा है, या फिर जो इंटाइटल नहीं उसको भी यूज़ कर रहा है। लैंड रेवेन्यू एक्ट, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू लैंड कवरिंग, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, देखो टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू कवरिंग, एक तो अपॉइंटमेंट पावर्स और ड्यूटीज ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स, रेवेन्यू ऑफिसर और विलेज सर्वेंट, पहला तो। दूसरा, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैप और लैंड रिकॉर्ड। तीसरा, सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू और रेंट, एफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन, ये लैंड रेवेन्यू से। इसमें नाजुल लैंड एक थी, आबादी लैंड विद इन लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी, पंचायत सर्कल, विलेज। आबादी लैंड को नाजुल लैंड बोलते हैं, ठीक है। आबादी लैंड को क्या बोलते हैं, वहाँ जो लैंड टेनेंसी एक्ट में लैंड थी वो आबादी लैंड के अलावा लैंड थी, यहाँ आबादी लैंड को नाजुल लैंड बोलते हैं, जो कि म्यूनसिपैलिटी में, पंचायत सर्कल में, विलेज में हो, या टाउन और सिटी वेस्टिंग इन स्टेट गवर्नमेंट। बोर्ड क्या है,
देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन और 3 से 20 मेंबर होंगे। टेन्योर होगा टिल प्लेजर ऑफ गवर्नर। हेडक्वार्टर अजमेर में होगा। पावर्स क्या? हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट ऑफ अपील है। रिवीजन रेफरेंस इन राजस्थान। जनरल सुप्रिटेंडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट्स। मेंबर कैन रेफर एनी मैटर टू बेंच। बेंच कैन रेफर क्वेश्चन टू हाई कोर्ट। गिव एडवाइस इन रेवेन्यू मैटर्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, इसमें तीन चीज़ें होती है, खेवत, खतौनी, माफ़ी रजिस्टर। अब खेवत खतौनी में क्या चक्कर है? देखो खेवत क्या होता है? रजिस्टर ऑफ ऑल स्टेट होल्डर्स इन एरिया अंडर सर्वे। ठीक है, ये रजिस्टर होता है सभी स्टेट होल्डर्स का, जो कि एरिया अंडर सर्वे है, वहाँ पे जो जितने भी स्टेट होल्डर्स है उनका रजिस्टर खेवत कहलाता है। खतौनी क्या होता है? खतौनी होता है ऑल पर्सन कल्टिवेटिंग, होल्डिंग या ऑक्यूपाइंग लैंड इन द एरिया। इसको टेनेंट रजिस्टर भी बोलते हैं खतौनी को। ऑल पर्सनस कल्टिवेटिंग / होल्डिंग / ऑक्यूपाइंग लैंड इन द एरिया। ठीक है। अब ये खतौनी रजिस्टर जो होता है इसमें डिटेल किसकी होती है? टेनेंट की। देखो टेनेंट कौन सा टाइप का है, क्लास है, टेन्योर है। खसरा नंबर लैंड का, एनुअल रेंट क्या है। अगर खातेदार टेनेंट है तो डेट ऑफ खातेदारी पर्चा और कोई ट्रांसफ़र अगर गए हैं तो। अगर नॉन खातेदार टेनेंट है तो ड्यूरेशन ऑफ लैंड पोजीशन। ठीक है। दिस इज खतौनी, मतलब ऑल पर्सन्स कल्टिवेटिंग या होल्डिंग या ऑक्यूपाइंग लैंड इन द एरिया, मतलब टेनेंट हो गया एक तरह से, टेनेंट रजिस्टर हो गया। खेवत में जो स्टेट होल्डर है उन सबका रजिस्टर है। और माफ़ी रजिस्टर क्या है? ऑल पर्सन होल्डिंग लैंड फ्री ऑफ रेंट या रेवेन्यू, ना तो कोई रेंट है ना रेवेन्यू है, वो माफ़ी रजिस्टर है। तो ये तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होते हैं। ठीक है। और एक एनुअल रजिस्टर होता है 132 में। ये क्या होता है? लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो होता है वो प्रिपेयर करता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एनुअली। ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है ना, इसी को एनुअली बनाता है वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। और दिस अपडेटेड रजिस्टर्ड, इसको हम बोलते हैं एनुअल रजिस्टर। तो ये हर साल बनते हैं और इस टाइम लिमिट जो भी सरकार प्रिस्क्राइब करती है, तो यूजुअली एनुअली बनता है, इसलिए एनुअल रजिस्टर बोलते हैं। लैंड क्या होती है? इंक्लूड पास्चर लैंड, पब्लिक वेल, लैंड रिकॉर्डेड टू जोहर, तालाब। छाही लैंड क्या होती है? अगर इंटेंशनल फैलो कर दी जाए या ड्राई कर दी जाए टू अवॉइड प्रॉपर असेसमेंट, तो वो छाही लैंड बोलती है। इफ़ इंटेंशनली लेफ्ट फैलो या ड्राई टू अवॉइड प्रॉपर असेसमेंट। विलेज रिकॉर्ड दस्तूर गवाही होती है। एक सेटलमेंट ऑफिसर बनाता है। ये कौन बनाता है? सेटल, ये लैंड रिकॉर्ड बनाता है एनुअल रजिस्टर, ये सेटलमेंट ऑफिसर। इसमें क्या क्या होता है? सेस, जो भी पेबल होंगे टेनेंट के, रेंट के अलावा अगर कोई सेस देना है तो वो। दूसरा कस्टम्स रिलेटेड विलेज के, रिलेटेड टू राइट्स ओवर विलेज लैंड और रिसोर्सेज, इरीगेशन, है ना। और तीसरा रिकॉर्ड इज़ रेड आउट टू विलेजर्स, और अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उसी टाइम पे सेटलमेंट ऑफिसर उनको रिजॉल्व भी करता है। दैट इज़ विलेज रिकॉर्ड दस्तूर गवाही।